तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि योंगफाई वो फेंगडू माउंटेन में जाता है क्योंकि वहां पर कॉर्प ड्राइव सेक्ट वो अपने सेक्ट की ओपनिंग सेरेमनी कर रहा था और वहां पर वो लोग एक डेथ एंजल को भी समन कर लेते हैं जो कि अपने साथ एक और एंजल को भी लेकर आता है। मगर हम लोगों ने देखा था कि वहां पे मौजूद वॉरियर्स में से एक वॉरियर एक गोल्डन सोल एंजल को समन करता है जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है और वो वहां पे मौजूद एक एंजल को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लेता है और वहां पे मौजूद दूसरे कॉर्प एंजल को मार डालता है। ये देखते ही फिर कॉर्प ड्राइव सेक्ट के लोगों ने यूशिन की बॉडी को समन किया था तो यूशिन का कॉफिन वहां पर आ जाता है और जैसे ही उसके अंदर से यूशिन बाहर निकलती है तो योंगफाई उसे देखकर हैरान हो जाता है कि ये तो मेरी यूशिन है। उस लड़की को देखते ही योंगफाई के इमोशंस फिर से जाग जाते हैं, उसे फिर से पुरानी मेमोरीज याद आने लगती हैं और वो कहता है कि यकीन नहीं आता कि इन लोगों ने अपना कॉर्प किंग यूशिन को बनाया है। मगर यहाँ पर हम लोग जब यूशिन को देखते हैं तो वो पूरी तरह से एविलनेस से भरी हुई होती है और वो नीचे उस एंजल की तरफ देखती है तो उस एंजल के अंदर एक अजीब सा खौफ आता है और वो वहां से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है तो यूशिन बस अपनी फिंगर के जरिए हल्की सी एनर्जी रिलीज करती है तो हम देखते हैं वो एनर्जी फ्लावर लीव्स के साथ उस एंजल से जाकर टकराती है और उसकी बॉडी के आर पार निकल जाती है जिससे वो एंजल वहीं पे ही ढेर हो जाता है और जैसे ही नीचे गिरता है तो उसकी बॉडी में से वो गोल्डन सोल अपने आप ही बाहर निकल आती है। जिसके बाद वहां पे मौजूद वो वॉरियर उस सोल को पकड़कर उस नेक्रोमेंसर के अंदर बंद कर देता है और कहता है कि सिचुएशन यहाँ पे अब खराब होती जा रही है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये कहते ही वो उस सोल को और उस नेक्रोमेंसर को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद अचानक से मैदान में योंगफाई कूद पड़ता है और सब लोग हैरान हो जाते हैं कि अभी से क्या हुआ है और कुछ लोग कहते हैं अरे नहीं ये तो फिर से पागल हो गया है। योंगफाई की बॉडी से रेड एनर्जी और निकल रहा होता है जिसे देखकर वो यंग मास्टर भी डर सा जाता है और वो कहता है कि लगता है ये हमारे कॉर्प ड्राइव सेक्ट के साथ फिर से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। मगर हम देखते हैं योंगफाई का गुस्सा सर चढ़कर बोल रहा होता है, उसे ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी कि इन लोगों ने यूशिन की बॉडी का ये हाल कर दिया है। वो उन सब लोगों से कहता है कि तुम सब लोग मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ चूंटियों की तरह हो, मैं तुम सबको यहाँ पर खत्म करके जाऊंगा। मगर जब वो ऊपर की तरफ देखता है तो वहां पर यूशिन होती है और यूशिन जब उसका चेहरा देखती है तो उसे अजीब सा फील होने लगता है और उसकी इविलनेस अचानक से गायब हो जाती है। और यहाँ पर वो यंग मास्टर अपने फादर को बता रहा होता है कि पिनयांग सिटी में जिस बंदे ने हमारे एंजल को मारा था वो यही लड़का है, इसलिए हमें इसे यहाँ से ऐसे जाने नहीं देना चाहिए। तो फिर वह मास्कमैन कहता है ओ अच्छा तो ऐसा है। मगर यहाँ पर योंगफाई वो उन लोगों से कह रहा होता है कि तुम लोग जरा अपने इन कॉर्प्स को देखो तो सही, मैं तुम लोगों को तुम्हारे इन कॉर्प्स के साथ मिट्टी में मिलाकर जाऊंगा। मगर कॉर्प ड्राइव सेक्ट का वो मास्टर कहता है कि तुम्हारे अंदर अब भी काफी दम है, सोचा नहीं था कि तुम इतनी बड़ी बातें करोगे। खैर वैसे भी हमारे कॉर्प ड्राइव सेक्ट की एक कॉर्प किंग यहाँ पर मौजूद है। वैसे भी जब भूखा शेर नींद से उठता है तो वो पहले शिकार को दौड़ता है, तो फिर क्यों ना हम लोग अपने कॉर्प किंग को तुम्हारा शिकार करने दें। जब तुम्हें सबक मिल जाएगा तो फिर उसके बाद बाकी लोगों की अकड़ भी अपने आप ही ठिकाने लग जाएगी। ये कहने के बाद वो यूशिन से कहता है कि ग्रेट किंग प्लीज अपना खाना एंजॉय कीजिए, हम इसे आपको खाने के लिए ऑफर कर रहे हैं। मगर यहाँ पर यूशिन वो कंटिन्यूसली योंगफाई की तरफ देख रही होती है और योंगफाई जब उसकी तरफ देखता है तो अचानक यूशिन को एक झटका सा लगता है और उसका एविल नेचर वो गायब हो जाता है। जिसके बाद वो दोबारा से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और सारे ही लोग बिल्कुल चौंक गए थे कि अचानक यहाँ पर हो क्या रहा है। मगर यूशिन वो अपनी ड्रेसिंग पूरी तरह से चेंज कर लेती है और वो पहले वाली यूशिन बन जाती है जिसे योंगफाई पहचान जाता है कि यही मेरी यूशिन है। और यहाँ पर कॉर्प ड्राइव सेक्ट के लोग भी नहीं पहचान पा रहे थे कि आखिर ये लड़का इस लड़की को ऐसा कुछ करने पर मजबूर कैसे कर सकता है। और वहां पर वो कॉर्प ड्राइव सेक्ट का मास्टर भी कहता है कि इसका डेथ ऑरा अचानक से गायब हो गया है। मगर यहाँ पर यूशिन वो योंगफाई से कहती है तुम्हारी आवाज कुछ जानी पहचानी है। मगर योंगफाई उसके करीब आते ही उसे गले लगा लेता है जिस पर यूशिन भी हैरान हो जाती है कि आखिर ये बंदा है कौन, क्या ये मुझे जानता है। वो योंगफाई से कहती है मुझे तुम कुछ जाने पहचाने लग रहे हो, आखिर तुम कौन हो और मेरे क्या लगते हो। ये कहने के बाद वो योंगफाई की तरफ देखती है कि योंगफाई की आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो रोता ही जा रहा है जिस पर वो हैरान होती है कि आखिर तुम रो क्यों रहे हो, क्या तुम किसी वजह से उदास हो। मगर
मगर योंगफे उसे फिर से यूशिन कहकर पुकारता है, जिस पर वो लड़की कहती है कि यूशिन तुम मुझे बार बार यूशिन कहकर क्यों पुकार रहे हो? तो योंगफे उससे कहता है मेरा नाम योंगफे है, मैं तुम्हारा योंगफे हूँ, तुम यूशिन हो। ये सुनते ही वो लड़की कहती है अच्छा ये नाम कुछ जाना पहचाना है, मगर मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा कि ये नाम मैंने कब और कहाँ सुना है। वो योंगफे से कहती है कि मैंने बस अभी अभी सोचना शुरू किया है, मुझे याद नहीं आ रहा कि ये नाम मैंने पहले कब सुना था। हो सकता है आगे चलकर मुझे याद आ जाए कि ये नाम मैंने कहाँ सुना था। ये बात योंगफे को हैरान कर देती है कि यूशिन ने बस अभी अभी सोचना शुरू किया है, यानी कि वो उस कॉफिन के अंदर पूरी तरह से बंद होकर अनकॉन्शियस हो गई थी और उसे कुछ भी याद नहीं कि उससे पहले उसके साथ क्या कुछ हुआ था। और उसे ये बात भी समझ में आने लगी थी कि यूशिन वो अब एक और बॉडी बन गई है, इसीलिए उसकी बॉडी के अंदर शायद कोई और स्पिरिट आ चुकी है। जिसके बाद वो उस लड़की के बारे में कहता है कि अच्छा अब समझ में आने लगा है, तुम वो यूशिन नहीं, मेरी यूशिन कोई और थी। इतना कहने के साथ उसे थोड़ी सी तकलीफ होती है और उसके मुंह से खून निकल आता है। यूशिन जब उस खून की तरफ देखती है तो उसका एविल नेचर वो अपने आप ही जाग जाता है और खून को देखते ही उसकी भूख और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो दोबारा से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और योंगफे के करीब आकर उसका मुंह अपने हाथ से ऊपर उठाते हुए उसके होंठों पर लगा हुआ खून साफ करके उसे करीब से देखती है तो उसे पता चलता है कि ये ब्लड कोई नॉर्मल ब्लड नहीं बल्कि ये एक डिवाइन ब्लड है। वो उसे स्मेल करने की कोशिश करती है तो योंगफे उसे मना करता है कि ऐसा मत करो, मगर वो लड़की उसकी बात नहीं मानती और कहती है तुम्हारा ब्लड तो बहुत ही खास है। मगर दूसरी तरफ हमें उस सेक्ट मास्टर को दिखाया जाता है, वो समझ जाता है कि योंगफे का इस लड़की के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। ये सुनकर वो मास्कमैन कहता है कि क्या हमें इस लड़की को यहाँ पर रोक देना चाहिए, मगर वो सेक्ट मास्टर कहता है कि नहीं, उसका रियलम इतना हाई है कि हम लोग उसके आगे कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही हम लोग उसे कंट्रोल कर पाएंगे। इस वक्त वो कॉर्प किंग अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ब्लड का इस्तेमाल कर रही है। अगर हम लोग उसे ऐसा करने से रोकेंगे तो वो सबसे पहले हमें ही मारेगी। यहाँ पर यूशिन वो योंगफे के हाथों से उसका ब्लड एब्जॉर्ब करती जा रही होती है और कॉर्प ड्राइव से का मास्टर कहता है कि ये लड़का अभी इस लायक नहीं है कि ये कॉर्प किंग को अपने झांसे में फंसा सके। और जहां पर यूशिन जितना ब्लड एब्जॉर्ब करती जा रही होती है उसे और भी ज्यादा मजा आ रहा होता है, क्योंकि डिवाइन ब्लड बहुत ज्यादा डिलीशियस होता है और वो कहती है कि तुम्हारा ब्लड सच में बहुत खास है। इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि यूशिन फिर बहुत सारी चेन्स एक साथ रिलीज करती है और वो योंगफे की बॉडी के आर पार हो जाती हैं और सारी की सारी चेन्स योंगफे को हवा में ऊपर उठा लेती है, जिससे योंगफे बहुत ही बुरी तरह से जख्मी होता है और उसके मुंह से दोबारा से खून बाहर निकल आता है। मगर उसके बावजूद भी यूशिन को उस पर जरा भी तरस नहीं आता, क्योंकि यूशिन की कॉन्शियसनेस सो चुकी थी और उसकी एविलनेस जाग चुकी थी और उसकी बॉडी में मौजूद जितने भी जख्म थे वो सारे के सारे अब योंगफे को ही नुकसान पहुंचा रहे थे, क्योंकि उससे अब वो लड़की बहुत ही आसानी से ब्लड खींच रही होती है, जिस पर उसे और भी ज्यादा मजा आने लगता है और वो कहती है मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम डिवाइन एसेंस ब्लड के साथ भरे हुए होगे। इतना कहते ही वो बहुत ही तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो अपना हाथ उसकी बॉडी के आर पार करती है तो उससे योंगफे की तकलीफ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसकी आंखें तक खुली की खुली रह जाती हैं और यूशिन को उस पर जरा भी तरस नहीं आता। मगर उसके बावजूद भी योंगफे कहता है कि मेरी ये जिंदगी तुम्हारी कर्जदार है, इसीलिए अगर तुम्हें मेरी ये जिंदगी ही चाहिए तो फिर तुम ले लो, तुम्हें जितना ब्लड चाहिए तुम एब्जॉर्ब कर सकती हो। उसे अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ रही होती हैं जब यूशिन ने उससे एक मर्तबा कहा था कि तुम्हारा ब्लड बहुत खास है और योंगफे कहता है कि तुम्हें जितना ब्लड चाहिए ले लो, बस तुम्हें इससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इतना कहते ही यूशिन जैसे ही अपना हाथ पीछे खींचती है तो योंगफे को उससे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और वो बिल्कुल बेहाल होकर सीधा जमीन पर जा गिरता है। जिसके बाद यहाँ पे मौजूद कॉर्प ड्राइव सेक के लोग कहते हैं कि इस इंजरी के बाद योंगफे का बचना नामुमकिन है, ऊपर से उसकी बॉडी में मौजूद जितना भी ब्लड है वो हमारी कॉर्प किंग पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने वाली है, अब उसके बचने का कोई भी चांस नहीं है। जिसके बाद हम लोग दोबारा से यूशिन को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा ब्लड एब्जॉर्ब कर चुकी होती है और बहुत ही अजीब तरह से रिएक्ट कर रही होती है। मगर फिर देखते ही देखते अचानक से वो अपने आसपास एक बहुत ही गहरा फ्यूम फैला देती है, जिससे बाहर मौजूद लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देता। सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर वहां पर हो क्या रहा है, आखिर उस कॉर्प किंग ने योंगफे के साथ क्या किया है। मगर हमें दिखाया जाता है कि यूशिन वो दोबारा से अपनी बॉडी पर कंट्रोल ले लेती है और जब योंगफे की तरफ देखती
देखती है तो वो फौरन से उसकी तरफ आ जाती है और कहती है कि क्या ये सब कुछ मैंने किया है। जैसे ही वो उसकी चेस्ट पर अपना हाथ रखती है तो उसे फील होता है कि योंगफे की बॉडी के अंदर ट्रेजर्स मौजूद हैं और वो ट्रेजर्स उसकी बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता हील करना शुरू कर रहे हैं। और देखते ही देखते हम लोग देखते हैं कि योंगफे की बॉडी पूरी तरह से हील होना शुरू हो जाती है और उसकी बॉडी में मौजूद जितने भी जख्म थे वो पूरी तरह से भर गए थे और वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। और उसे होश में आता देखकर यूशिन कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, मुझे माफ करना, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। तो योंगफे कहता है तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें खुद को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं। तो यूशिन कहती है तुमने अभी बताया था कि मेरा नाम यूशिन है। तो योंगफे कहता है हाँ, अगर तुम्हें तुम्हारा नाम याद नहीं है तो फिर आज से तुम अपने आप इसी नाम से ही बुलाना और यही नाम तुम्हारा होगा। मगर फिर यूशिन कहती है अच्छा ठीक है, मगर मुझे ये तो बताओ कि आखिर तुम क्यों चाहते हो कि मैं अपने आप को यूशिन कहलवाऊं। तो योंगफे उसे बताता है कि यूशिन वो दिल की बहुत ही अच्छी थी और दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी और तुम बिल्कुल उसी की तरह हो। मगर मेरी वो यूशिन बहुत पहले ही मर चुकी है, उसने मेरी खातिर अपनी जान दे दी। ये बात उस लड़की को थोड़ा सा हैरान करती है कि तुम्हारी यूशिन वो भी बिल्कुल मेरे जैसी थी। यही वजह है कि मुझे तुम कुछ जाने पहचाने से लग रहे हो, मगर उसके बावजूद भी मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही। तो योंगफे उसे समझाता है कि ये सब कुछ नॉर्मल है, तुम्हें अभी कुछ भी याद नहीं आएगा क्योंकि तुम अभी अभी अपनी नींद से जागी हो, तुम्हारी कॉन्शियसनेस सिर्फ अभी ही एक्टिव हुई है, उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा सब कुछ याद करने के लिए। मगर वो लड़की कहती है कि मुझे बस इतना याद है कि मैंने एक ग्रेट बैटल देखी है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उस बैटल में न जाने कितने ही लोगों को मारा है, उनमें से बहुत सारे इमोर्टल्स और बहुत सारे सेलेस्टियल बीइंग्स और डीमंस और ड्रैगन्स भी शामिल है और न जाने मैंने कितने ही मोर्टल मास्टर्स को भी मारा है। यूं समझ लो कि जैसे मैंने वहां पर खून की नदियां बहाई थी और उस खून को मैंने अपने आप के लिए इस्तेमाल किया था। पता नहीं क्यों वो सब कुछ मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। मगर योंगफे कहता है कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस अभी अभी एक्टिव हुई है, तो फिर आखिर तुम्हारे पास ये मेमोरीज कहां से आई हैं? तो यूशिन कहती है मुझे लगता है शायद मैं कुछ जानती हूँ। उसे कुछ याद आने लगता है कि उसके पास उसकी पुरानी मेमोरीज भी हैं, मगर वो कहीं गायब हैं। उसका अपना डुअल नेचर उसे सामने दिखाई दे रहा होता है और दोनों ही मेमोरीज आपस में कोलैप्स करने लगती हैं, जिसकी वजह से उसके सर में दर्द होने लगता है। ये देखते ही योंगफे उसे गले लगा लेता है और कहता है कि प्लीज ये सब मत करो, अगर तुम्हें इससे तकलीफ हो रही है तो तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बस शांत हो जाओ और ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं। मगर वो लड़की उसे वापस पीछे धकेलती और कहती है कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, मुझे सरवाइव करने के लिए ब्लड चाहिए और मुझे इसके लिए लोगों को मारना होगा। वैसे तो मैं तुम्हें भी मारना चाहती थी, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम मेरे कोई अपने हो, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मार पा रही। ये कहने के साथ वो अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करती है और वहां मौजूद लोगों की तरफ देखते हुए कहती है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकती, मगर मैं इन्हें तो जरूर मारूंगी। ये कहते ही वो उस जगह एनर्जी ब्लास्ट करती है तो बाहर खड़े हुए लोगों को लगा कि शायद उसने योंगफे को मार दिया है। मगर यहाँ पर योंगफे वो उस लड़की का हाथ आकर पकड़ता है और कहता है कि यूशिन अपनी डेथ एनर्जी को अपने ऊपर कंट्रोल लेने मत दो। ये कहते ही वो उसका हाथ पकड़ लेता है, मगर जब वो उसके हाथों को देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है। वो डेथ एनर्जी उसकी ही बॉडी में अभी भी मौजूद होती है, मगर उसके साथ साथ योंगफे की बॉडी से एब्जॉर्ब किया हुआ वो ब्लड यूशिन की बॉडी में मौजूद उस डेथ एनर्जी को आहिस्ता आहिस्ता सप्रेस करने लगा था। ये देखकर योंगफे थोड़ा सा उदास हो जाता है और वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम एक कॉर्प बॉडी हो और कॉर्प ड्राइव सेक्ट ने तुम्हें एक जिंदा लाश की तरह बना दिया है। वो लोग बस तुम्हें अपनी मर्जी से कंट्रोल करना चाहते हैं। ये कहकर वो यूशिन के चेहरे पर हाथ फेरता है तो यूशिन कहती है अगर मैं ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब करूंगी तो मैं उसके जरिए इस कॉफिन के अंदर हमेशा जिंदा रह सकती हूँ, पर मुझे उस कॉफिन के अंदर नहीं रहना, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं आजाद रहूं और हेवन एंड अर्थ के बीच में हर एक चीज को देखूं और बिल्कुल आजादी के साथ हर जगह जा सकूं। तो योंगफे कहता है अगर तुम्हें ब्लड एसेंस की ही जरूरत है तो फिर मेरा ब्लड ले लो। जब तुम
मेरा सारा ब्लड एब्जॉर्ब कर लोगी तो फिर उसके बाद तुम्हें उस कॉफिन में दोबारा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनते ही यूशिन वो फौरन से नीचे आ जाती है और कहती है कि अगर तुम अपना सारा ब्लड मुझे दे दोगे तो फिर तुम तो मर जाओगे और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। तुम अच्छे लड़के हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। ये सुनकर योंगफे को भी झटका सा लगता है कि आखिर यूशिन की कॉर्प बॉडी भी उसमें इतनी इंटरेस्टेड है। योंगफे उससे कहता है अच्छा अगर ऐसा है तो फिर तुम मेरे साथ चलो और कॉर्प ड्राइव सेक्ट को छोड़ दो। तो यूशिन कहती है मैं बस अभी अभी होश में आई हूँ और मैंने अपनी फुल स्ट्रेंथ को रिकवर भी नहीं किया है और ऊपर से इस कॉर्प ड्राइव सेक्ट में मुझसे भी ज्यादा ताकतवर लोग मौजूद हैं और वो मुझे इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं देंगे। ये सुनकर योंगफे समझ जाता है कि ये उन बाकी के दो एंशिएंट कॉर्प बॉडीज की बात कर रही है। पर यहाँ पर यूशिन उससे वादा करती है कि जैसे ही मैं अपनी बॉडी में मौजूद इस डेथ एनर्जी को अपने आप से रिमूव कर लूंगी उसके बाद मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगी। उसके बाद फिर मुझे किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं, ना कोई मुझे रोक पाएगा ना ही कोई मुझे कंट्रोल कर पाएगा। तो योंगफे कहता है अगर ऐसा है तो फिर मैं फेंगडू माउंटेन के करीब तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम अपनी बॉडी में मौजूद उस डेथ एनर्जी को अपने आप से अलग कर दो। मैं तब तक तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा जब तक तुम कॉर्प ड्राइव सेक्ट को छोड़कर मेरे पास वापस नहीं आ जाती। ये सुनकर वो लड़की उसकी हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है कि ठीक है। मगर योंगफे उससे प्रॉमिस लेना चाहता था और उसके लिए वो अपनी छोटी फिंगर उसके सामने ले आता है। तो वो लड़की भी अपनी छोटी फिंगर उसकी फिंगर के साथ टच करती है और योंगफे वो कहता है मैं तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। दोनों ही एक दूसरे से वादा कर लेते हैं जिसके बाद योंगफे वो वहीं खड़ा रहता है और वो लड़की फौरन से ऊपर जाती है और अपने उसी कॉफिन को समन करती है। तो वो कॉफिन नीचे आ जाता है जिसके बाद वो लड़की उसके ऊपर बैठती है और वहां से उड़ते हुए कहीं और चली जाती है। जिसके बाद वहां पे मौजूद जितना भी स्मोक होता है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है और वो लोग देखते हैं कि योंगफे तो अभी भी वहां पर मौजूद है और वो बिल्कुल सही सलामत है। मगर ये सब कुछ कैसे हो गया? कॉर्प किंग ने उसे अपने हाथों से मारा था। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर योंगफे का उस लड़की के साथ क्या रिलेशन है और उसने योंगफे को ठीक कैसे कर दिया। उसकी इंजरी इतनी गहरी थी उसे मर जाना चाहिए था मगर वो अभी भी बिल्कुल ठीक और सही सलामत खड़ा हुआ है। क्या इस लड़के का उस कॉर्प किंग के साथ कोई रिलेशन है जिसकी वजह से उसने योंगफे को छोड़ दिया है? मगर हम लोग देखते हैं कि योंगफे दोबारा से अपने पहले वाले फॉर्म में आ जाता है। उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था क्योंकि वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी यूशिन को कोई और कंट्रोल करे। और यहाँ पर कॉर्प ड्राइव सेक्ट के मास्टर के साथ मौजूद वो मास्कमैन कहता है कि हमें अब क्या करना चाहिए क्योंकि कॉर्प किंग ने इसका कुछ भी नहीं किया है, उसने इस लड़के को जिंदा छोड़ दिया है। मगर वो मास्टर कहता है कि उसने अगर इसे जिंदा छोड़ दिया है तो इसका मतलब है वो इसे नहीं मारना चाहती और हमारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं कि हम लोग कॉर्प किंग को फोर्स कर सकें। पर इस वक्त हम लोग अपने सेक्ट की ओपनिंग सेरेमनी कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग कोई भी वीकनेस शो नहीं करेंगे। ये कहने के बाद वो फिर से कुछ बेल्स बाहर निकालते हैं और उन बेल्स को बजाते हुए उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोगों ने देख लिया ना हमारे सेक्ट की स्ट्रॉन्गेस्ट कॉर्प किंग ने एक एंजल का क्या हाल कर दिया था। उसकी बॉडी में स्पिरिट स्टोन एक्टिव हो चुका है और उसका रियलम अब वो डेमी गॉड रियलम तक जा पहुंचा है। जिसके बाद वो अगर कुछ टाइम और कल्टीवेशन करेगी तो वो डेमी गॉड के परफेक्शन लेवल तक भी पहुंच जाएगी। और उसकी कल्टीवेशन की लिमिट सिर्फ यही नहीं है बल्कि वो डेमी गॉड रियलम से भी बहुत आगे जा सकती है जिससे वो पूरी तरह से डेथ को रिवर्स भी कर सकती है, यानी कि वो खुद को खुद ब खुद ही रिवाइव भी कर सकती है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर मरे हुए लोग खुद को दोबारा से रिवाइव कैसे करेंगे, वो अपनी ही कॉन्शियसनेस को दोबारा से एक्टिव कैसे कर सकते हैं। ये एक्ट तो पूरी तरह से हेवन के खिलाफ है। और कुछ लोग कहते हैं कि अगर इन कॉर्प बॉडीज में इनकी स्पिरिट जाग गई है तो इसका मतलब ये है कि ये अब एंशिएंट मास्टर्स बन गए हैं या फिर हमें इन्हें स्पिरिट मास्टर कहना चाहिए। मगर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये स्पिरिट मास्टर किंग हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर आगे चलकर ये जितने भी पुराने किंग्स हैं उनकी बॉडीज को दोबारा से रिफाइन करेंगे और उन्हें उनकी कॉन्शियसनेस के साथ दोबारा से जिंदा कर देंगे। अगर ये सब कुछ हो जाता है तो फिर कॉर्प ड्राइव सेक्ट वो दुनिया का सबसे ताकतवर सेक्ट बनकर सबके सामने आ जाएगा और उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मगर योंगफे वो अभी भी उनके सामने खड़ा हुआ होता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में था। मगर यहाँ पर वो कॉर्प ड्राइव सेक्ट का मास्टर कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम अपनी मीठी मीठी बातों से कॉर्प किंग को अपने झांसे में फंसाओगे और वो तुम्हारी बात मान लेगी। कॉर्प किंग का वो कातिलाना रवैया वो सिर्फ कुछ देर तक ही सप्रेस हो सकता है मगर उसके बाद वो दोबारा से उस बॉडी पर अपना
अपना कंट्रोल ले लेगा। तुम जानना चाहते हो ना कि उसने तुम्हें जिंदा क्यों रखा है? मैं बताता हूँ, वो तुम्हें इसलिए जिंदा रखना चाहती है ताकि तुम उसे कंटिन्यूसली ब्लड प्रोवाइड करते रहो। वो तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारना चाहती है। पर योंगफाई उन लोगों से कहता है कि मेरा उस लड़की के साथ जो कुछ भी है उसका तुम्हारे साथ कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए तुम लोग अपने काम से काम रखो। तुम लोगों ने हेवन रूल्स को तोड़ा है और तुमने एक एंशिएंट किंग को दोबारा से रिवाइव किया है जिसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। और तुम लोगों को इस हरकत की सजा मैं खुद यहाँ पर देने के लिए आया हूँ। ये सुनते ही वहाँ पे मौजूद वो कॉर्पसेक का यंग मास्टर कहता है कि अच्छा तो तुम्हारे अंदर अब इतनी हिम्मत आ गई है कि तुम हमारे सेक के अगेंस्ट एक्शन लोगे। मगर उस लड़के का फादर वो उसे रोकता है और कहता है कि इसे मैं हैंडल करता हूँ। वो योंगफाई से कहता है मैं जानता हूँ तुम सिर्फ और सिर्फ हमारे कॉर्प ड्राइव सेक की ओपनिंग सेरेमनी को खराब करने के लिए आए हो। इतना कहते ही वो फौरन से उस मैदान में आ जाता है और कहता है कि आज यहाँ पर जो कुछ भी होगा फिर उसके लिए हमें ब्लेम मत करना। मगर वो यंग मास्टर अपने फादर से कहता है कि फादर इसे खत्म कर दीजिए, इसके ब्लड को यूज करते हुए हम अपने बाकी के कल्टीवेटर्स की पावर्स को और भी ज्यादा इंप्रूव करेंगे और हमारा सेक्ट इसके ब्लड से और भी ज्यादा ताकतवर बनेगा। ये सुनते ही वो मास्कमैन फौरन से अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए अपने हाथों में ब्रेसलेट को भी एक्टिव कर देता है। वो ब्रेसलेट असल में कॉर्प बॉडीज को समन करने के लिए यूज किए जाते हैं और उस मास्कमैन के पास भी एक बहुत ही खतरनाक इविल कॉर्प बॉडी होती है जिसके साथ वो किसी को भी खत्म कर सकता है। और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो अपने दोनों ब्रेसलेट्स को हवा में ऊपर रिलीज करता है तो वो ब्रेसलेट्स वहां पर एक एंशिएंट कॉर्प बॉडी को समन करना शुरू कर देते हैं। और योंगफाई बिल्कुल एक जगह खड़ा हुआ होता है और वो देखता है कि वहां पर एक स्पेस रिफ्ट ओपन होती है और उस स्पेस रिफ्ट के अंदर से कुछ जायंट हैंड्स बाहर निकलते हैं और देखते ही देखते उनके अंदर से एक जायंट मॉन्स्टर बाहर निकल आता है। उस मॉन्स्टर के वहां पर आते ही वो सारे ही लोग हैरान हो जाते हैं, आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है? इसकी पावर तो बहुत ही खतरनाक है। इसका इविल ऑरा दूर से ही फील हो रहा है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ खून की ही भूख है, ये लोगों का खून पिएगा। मगर योंगफाई वो गुस्से में कहता है कि तुम लोगों ने यूशिन की बॉडी को एक और बॉडी में बदल दिया, मैं तुम्हें इसके बदले 100 गुना ज्यादा तड़पाऊंगा और ऐसी तड़पा तड़पा कर मौत दूंगा कि तुम लोग खुद अपनी मौत के लिए भीख मांगोगे। और तुम्हारी ये फाउंडिंग सेरेमनी आज ये तुम्हारी फेडरल सेरेमनी बनने वाली है। ये सुनकर वो मास्कमैन कहता है तुम अब कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो। मेरे फेंगडू माउंटेन में किसी की इतनी मजाल के वो हमारे सामने खड़ा होकर हमारे ही खिलाफ बात करे। ये कहते ही वो फौरन से उस ब्रेसलेट की पावर के जरिए उस इविल बीस्ट को जैसे ही अटैक करने के लिए कहता है तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है योंगफाई वो दोबारा से अपनी पावर को बढ़ाते हुए पूरी तरह से अपना कंट्रोल अपने इविल नेचर के हवाले कर देता है, जो कि उसके अंदर मौजूद इविल स्पिरिट होती है वो पूरी तरह से अपनी पावर्स योंगफाई की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देती है, जिससे वो और भी कई गुना खतरनाक हो जाता है और उसकी पावर का लेवल तो बिल्कुल अलग ही लेवल तक जा पहुंचता है। और योंगफाई वो स्पीयर लेकर जैसे ही आगे बढ़ते हुए उस बीस्ट पर हमला करता है तो वो बीस्ट अपने आप को बचाने के लिए अपने शेल का इस्तेमाल करता है। मगर योंगफाई कहता है कि तुम लोग चाहे कब्र में ही क्यों ना छुप जाओ, मैं तुम लोगों को हर जगह ढूंढूंगा और तुम लोगों से अपना सारा हिसाब किताब चुकता करूंगा। इतने में वो एविल बीस्ट उसे रोकने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल करता है तो योंगफाई अपने स्पीयर के साथ उसके हाथ के आर पार निकल जाता है, जिससे उस बीस्ट को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। इसी तरह योंगफाई वो इस स्पीयर अटैक करते करते उस बीस्ट को बुरी तरह से हर्ट कर रहा होता है। और यहाँ पर वो कॉर्प ड्राइव सेक का मास्टर कहता है कि हमारी इस कॉर्प बॉडी के चारों तरफ एक ऐसा बैरियर है जो कि सोड अटैक और स्टोन अटैक और हर तरह के अटैक को बर्दाश्त कर सकता है। मगर ये लड़का किस तरह का अटैक यूज कर रहा है? यहाँ पर वो डीमन जैसे ही हमला करने के लिए अपने पंजे का इस्तेमाल करता है तो योंगफाई स्पीड से अपने आप को बहुत ही आसानी से उस पंजों से बचाते हुए यहाँ वहां भागता है और वो बीस्ट अपना पूरा जोर लगाकर भी देख लेता है, मगर वो योंगफाई को छू तक नहीं पा रहा था। इतने में योंगफाई वो एक जोरदार स्प्लैश अटैक करता है जिसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो उस डीमन की बॉडी के आर पार निकल जाती है और वो सारे के सारे लोग समझ जाते हैं कि अब इस बीस्ट का काम तमाम हो चुका है। मगर यहाँ पर योंगफाई रुकने वाला नहीं था, वो उस स्पीयर के साथ पलट कर वापस आता
जाता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में उस स्पीयर के साथ उस बीस्ट पर वार किए जा रहा होता है। वो उस बीस्ट को हिलने तक कभी मौका नहीं देता, कभी दाएं से तो कभी बाएं से इतने पावरफुल अटैक कर रहा होता है कि उन अटैक से बचना तकरीबन नामुमकिन होता है। देखते ही देखते योंगफाई वो उस बीस्ट की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, जिससे वो सारे के सारे बॉडी पार्ट्स यहाँ वहां बिखर जाते हैं और देखते ही देखते वो सारे बॉडी पार्ट्स फिर वहां से गायब हो जाते हैं। और योंगफाई वो कॉर्प ड्राइव सेक के लोगों से कहता है कि तुम्हारे पास जितने भी एंशिएंट कॉर्प नाइट्स हैं वो सारे के सारे बुला लो, क्योंकि आज सारे के सारे मैं अपने हाथों से मारूंगा। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं पे ही एंड हो जाता है।